Hi, welcome to Elite Explainer. फाइनेंस एक्ट 2023 है। सेक्शन 43B क्लॉज जी के बाद एक न्यू क्लॉज इंसर्ट किया गया, क्लॉज एच, जो एमएसएमई से जुड़ी परचेज और सर्विस से रिलेटेड है। सेक्शन 43B एच को समझने के लिए हमें सेक्शन 15, 16 एंड 2B ऑफ एमएसएमई एक्ट को भी समझना होगा। पीजीबीपी में कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जिनका डिडक्शन आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलता है, एक्रूअल बेसिस पे नहीं मिलता। मतलब इट मीन्स द एसएससी कैन नॉट क्लेम द डिडक्शन इन द ईयर इन विच पेमेंट इज ड्यू बट इन द ईयर इन विच पेमेंट इज मेड। अगर कोई एसएससी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग पेमेंट कर देता है तो वो सेम ईयर में ही डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अदरवाइज ड्यू डेट के बाद वो पेमेंट करता है तो उसका डिडक्शन अगले ईयर में मिलेगा, या जिस ईयर में पेमेंट करेगा उस ईयर में आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। कोई एसएससी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को पेमेंट करता है बियॉन्ड द टाइम लिमिट जो मेंशन है सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट के अंदर, जिसको हम आगे समझेंगे, तो उसका डिडक्शन अलाउड नहीं होगा इन द प्रीवियस ईयर। जिस साल में वो ड्यू है उस साल में अलाउ होगा जिस साल में उन्होंने पेमेंट करी है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि अगर कोई एसएससी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग उस एक्सपेंस की पेमेंट कर देता है तो वो उसका डिडक्शन सेम ईयर में क्लेम कर लेगा। बट ये प्रोविज़न सेक्शन एच पे अप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन एच में आपको डिडक्शन उसी ईयर में मिलेगा जिस ईयर में आप उसकी पेमेंट करेंगे। आगे हम अच्छे से एग्जांपल से भी इसको समझेंगे। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। अपॉइंटेड डेट। अपॉइंटेड डेट क्या होता है? अगर कोई बायर किसी सप्लायर से कोई गुड्स और सर्विस लेता है तो उसके पास 15 डे का टाइम होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, अदरवाइज वो डीम एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अब डे ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है? वो दिन जिस दिन आपने एक्चुअल डिलीवर ऑफ गुड एंड रेंडिंग ऑफ सर्विस लिया है। जब आपने एक्चुअल डिलीवर ऑफ गुड्स लिया है या रेंडिंग सर्विस करी है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो विद इन 15 डे के अंदर इसका ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं राइटिंग में। अगर आप कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते विद इन 15 डे के अंदर तो डे ऑफ एक्चुअल डिलीवर ऑफ गुड और सर्विस को डीम डे ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। इसको हम अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। आपने मान लो एग्रीमेंट किया है 7 डे का, तो आपको पेमेंट टू बी मेड 7 डे के अंदर करना होगा। अगर आपका एग्रीमेंट 45 डे का है तो पेमेंट आपको 45 डे के अंदर ही करना होगा। अगर आपका एग्रीमेंट 60 डे का है तो आपको पेमेंट 45 डे के ही अंदर करना होगा। अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट आपको बिफोर अपॉइंटेड डेट से पहले करना होगा। एमएसएमई के अंदर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विस एंटरप्राइजेस कवर हैं। एमएसएमई के अंदर 3 कैटेगरी दे रखी है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? आपको मेरी स्क्रीन पे टेबल नज़र आ रहा होगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट देखना होगा एंड एनुअल टर्नओवर देखना होगा साथ में। ये बात करते हैं माइक्रो की। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है एंड आपका एनुअल टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है तो आप माइक्रो में फॉल करते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ है और एनुअल टर्नओवर आपका लेस देन 50 करोड़ तो आप स्मॉल में फॉल करते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 50 करोड़ है और आपका एनुअल टर्नओवर लेस देन 250 करोड़ है तो आप मीडियम कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये हम क्यों समझना जरूरी है ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोई बायर किसी सप्लायर से गुड और सर्विस रिसीव करता है तो उसको पेमेंट ऑन और बिफोर एग्री डेट के हिसाब से करना अगर आपका एग्रीमेंट है। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो आपको अपॉइंटेड डे में ही पेमेंट करनी है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था। अगर आपने एग्रीमेंट कर भी रखा है तो मैक्सिमम 45 डे के अंदर ही आप पेमेंट कर सकते हैं। 90 डे या 60 डे के अंदर आप पेमेंट नहीं कर सकते। सेक्शन 43BH एंड सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट के अंदर सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की ही बात की गई है। यहाँ पे मीडियम एंटरप्राइज कवर नहीं है, इसलिए हमने वो टेबल समझा था कि माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कौन एलिजिबल है। अगर आप पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना होगा जो भी आरबीआई ने नोटिफाई कर रखा होगा। अगर कोई बायर इसका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होने वाला है किसी भी लॉ के हिसाब से तो उसको अपने एनुअल स्टेटमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को अलग अलग शो करना होगा। कितना ड्यू है 31 मार्च तक। इंटरेस्ट का पोर्शन होगा उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इनकम के रिगार्डिंग। अब एग्जांपल से समझते हैं कि आपने डेट ऑफ इनवॉइस 2 मार्च 2024 को रेज़ किया एंड डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड रेंडिंग ऑफ सर्विस भी 2 मार्च 2024 ही है। तो अपॉइंटेड डेट कब हो गया आपका? 17 मार्च 2024 हो गया। अगर आपने पेमेंट कब करी? 25 मार्च 2024 को।
तो आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल रहेंगे 23-24 में, क्योंकि आपने विद इन द फाइनेंशियल ईयर ही आपने पेमेंट कर दिया है, बट इंटरेस्ट आपको पे करना होगा जिसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे 5 मार्च 2024 को आपने बिल रेज किया एंड डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड रेंटिंग ऑफ सर्विस 18 मार्च 2024 है। अपॉइंटेड डे बनता है 2 मार्च 2024। तो आपने पेमेंट कब करी है? 1/4/2024 को। तो आप डिडक्शन किसी 23-24 में ले सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एग्रीमेंट के केस में डेट ऑफ इनवाइस 3 मार्च 2024 का है एंड डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड एंड रेंटिंग ऑफ सर्विस भी 3 मार्च 2024 का है। एग्रीमेंट डेट है 15 डे। ड्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट हो गया 18 मार्च 2024। डेट ऑफ एज पर MSME एक्ट 18 मार्च 2024। पेमेंट डेट हुई 28 मार्च 2024 को। तो डिडक्शन जो अलाउड होगा 23-24 में होगा, पेड इन फाइनेंशियल ईयर में किया है इसलिए। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे डेट ऑफ इनवाइस 3 मार्च 2024 का है एंड डेट ऑफ डिलीवर ऑफ गुड्स एंड रेंटिंग ऑफ सर्विस भी 3 मार्च 2024 का है। एग्रीमेंट डेट है 15 डे। एग्रीमेंट हो गया 18 मार्च 2020। MSME एक्ट के हिसाब से भी 18 मार्च 2024, बट पेमेंट हमने करी है 6 अप्रैल 2024 को। तो हमें जो डिडक्शन मिलेगा 24-25 में मिलेगा। वीडियो को स्टॉप करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।